मूल्यवान वो नहीं जो ग्रहण किया जाता है, मूल्यवान तो वो है जो पचाया जाता है। क्योंकि भोजन न पचे तो रोग बढ़ता है, बात न पचे तो चुगली बढ़ती है, और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। इसलिए जो भी मिले उसे पचाना सीखिए। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में मैं नरेश जांगिड़ आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में बेटा अपन संश्लेषित रबर के बारे में पढ़ रहे थे। संश्लेषित रबर मानव निर्मित रबर होते हैं जो अपनी लंबाई से दुगने तक खींचे जा सकते हैं। इनका भी वल्मीकरण किया जा सकता है क्योंकि इनमें भी कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है। ये 1,3-ब्यूटाडाइइन के व्युत्पन्न के सह बहुलक होते हैं। अपन ने उदाहरण लिया था, पहला उदाहरण पढ़ा था अपन ने स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबर HBr और ब्यूना ऐश, HBr और ब्यूना ऐश। पहला संश्लेषित रबर पढ़ा था, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ बेटा जिससे आपको पुनः इन बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ और यही नियम है पढ़ने का। ये जो होता है इसके नाम से स्पष्ट है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइइन इन दोनों मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। इसी का दूसरा नाम है ब्यूना ऐश। ब्यूना BU स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइइन, Na फॉर सोडियम, which is used as catalyst in the polymerization process। मैं ये कहना चाहता हूँ Na को यूज करते हैं इसी प्रक्रिया में, इसी बहुलीकरण की प्रक्रिया में, इसके निर्माण की प्रक्रिया में सोडियम को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ऐश स्टाइरिन को दर्शाता है, इसका यूज जूते बनाने में करते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा PIB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉली आइसोब्यूटाइलिन। अब इसके नाम से स्पष्ट है, ये एक समबहुलक है। पॉली हटा दो, आइसोब्यूटाइलिन के बहुलीकरण से बनता है। और ये वायु के लिए क्या होता है, हवा के लिए क्या होता है, अभेद्य होता है। अतः इसका यूज टायर और बास्केटबॉल की निर्माण की जो आंतरिक संरचना होती है जिसको अपन ट्यूब बोलते हैं, उसके लिए इसको काम में लिया जाता है, इसको बनाने में। ये वही इंपॉर्टेंट जो इसका स्पेशलाइजेशन है, जैसा मैंने कल इनके बारे में बताया था। सामान्य जो रबर होता है उससे बना हुआ जो गुब्बारा होता है, बैलून होता है, वो कुछ समय के बाद हवा उससे निकल जाती है क्योंकि वो हवा के लिए भेद्य होता है। तीसरा अपन ने पढ़ा था संश्लेषित रबर में पॉलीब्यूटाडाइइन। पॉलीब्यूटाडाइइन नाम से स्पष्ट है, पॉली हटा दो, ब्यूटाडाइइन एकलकों के योगात्मक बहुलीकरण से क्या बनता है, पॉलीब्यूटाडाइइन जो आपका संश्लेषित रबर है एक प्रकार है, वो बनता है जिसका उपयोग कम तापमान पर करते हैं, जो इसका स्पेशलाइजेशन है। फिर फोर्थ अपन ने पढ़ा था नियोप्रिन, जिसको पॉलीक्लोरोप्रिन भी बोलते हैं। नियोप्रिन एक बहुलक है जबकि आइसोप्रिन एक नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर का एकलक है। दोनों के बारे में कल मैंने बता दिया था आपको। और पॉलीक्लोरोप्रिन नियोप्रिन का ही दूसरा नाम है। पॉलीक्लोरोप्रिन, पॉली हटा दो, क्लोरोप्रिन एकलकों के बहुलकन से क्या बनता बेटा, आपका नियोप्रिन या पॉलीक्लोरोप्रिन का निर्माण होता है। इसके बाद अपन ने जो पांचवा बहुलक जो अपन ने पढ़ा था, जिसके बारे में अपन रीड कर रहे थे, पांचवा जो रबर था वो था आपका नाइट्राइल रबर, NBr, जिसको ब्यूना N के नाम से भी जानते हैं। नाइट्राइल ब्यूटाडाइइन रबर, ये भी 1,3-ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल एकलकों के सह बहुलकन से बनता है, ब्यूना N। और ये तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता दर्शाता है, अतः इसका उपयोग ईंधन के संग्रहण में प्रयुक्त टैंकों में किया जाता है। ये तो था कल तक के ऑनलाइन क्लास में अपन ने पढ़ा। आज अपन छठा और लास्ट संश्लेषित जो बहुलक रबर है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला छठा एक्रिलोनाइट्राइल।
एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइइन स्टाइरिन रबर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ABS। A फॉर एक्रिलोनाइट्राइल, B स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइइन एंड S स्टैंड्स फॉर स्टाइरिन। इन तीनों मोनोमर यूनिट से जो संश्लेषित रबर बनता है ABS रबर बनता है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन मोनोमर को लेते हुए पहले अपन 1,3-ब्यूटाडाइइन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको बता दूं, कल आपको पढ़ाया था संश्लेषित रबर जो होते हैं उनमें एकलक 1,3-ब्यूटाडाइइन या इसके व्युत्पन्न होते हैं। आप देखो मेनली इसी को अपन मोनोमर के रूप में इन सभी संश्लेषित रबर के अंदर अपन मेनली यूज कर रहे हैं। तो ये तो हो गया 1,3-ब्यूटाडाइइन, ये तो लेते हैं 20% कंपोजिशन में। दूसरा होता है स्टाइरिन, N यूनिट होंगी इसकी। और तीसरा होता है आपका एक्रिलोनाइट्राइल। इन तीनों यूनिट जहां 1,3-ब्यूटाडाइइन 20%, स्टाइरिन 50% और 30% जो शेष बच गया वो था आपका एक्रिलोनाइट्राइल। इन तीनों के सहबहुलकन से ABS रबर बनेगा, जिसकी स्ट्रक्चर में देखिए डबल बॉन्ड आगे खिसक जाएगा। इस कार्बन की संयोजकता को मुक्त शो करेंगे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये इससे अटैच हो जाएगा CH2 CH, फिर ये डबल बॉन्ड इस CH2 से डबल बॉन्ड खुलेगा, ये कार्बन अपनी मुक्त संयोजकता इस कार्बन से बैलेंस करेगा और ये मुक्त संयोजकता अपन शो करेंगे। क्या बन गया? ABS रबर, जिसमें 20% 1,3-ब्यूटाडाइइन, 30% एक्रिलोनाइट्राइल और 50% स्टाइरिन को काम में लेते हैं। देखिए इसी ऑर्डर में 30, 20, 50। 30% एक्रिलोनाइट्राइल, 20% ब्यूटाडाइइन, 50% स्टाइरिन। इसका यूज करते हैं मोटर कारों की बॉडी बनाने में। कल जो पॉइंट बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं पुनः रिपीट कर दूं। इनमें बहुत सारे एकलकों को याद करने का तरीका कल बताया था जी। कोई ग्रुप या परमाणु अपने यहाँ जोड़ दें, Cl जोड़े वाइनिल क्लोराइड, फेनिल समूह जोड़े स्टाइरिन, CN जोड़े क्या बन जाएगा? एक्रिलोनाइट्राइल। तो इससे आप इनको एक साथ इस ढंग से आप याद कर सकते हैं। फिर अपन बेटा क्वेश्चन लेते हैं होमवर्क के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत ईजी सा चैप्टर है, इंटरेस्टेड चैप्टर है, छोटे छोटे थियोरेटिकल चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, मगर इनको रेगुलर आप जितना पढ़ाते हैं रेगुलर आप तैयार कर लेते हैं। जिस दिन पढ़ाया गया उसी दिन आप तैयार कर लेते हैं, तो आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करेंगे। क्वेश्चन करवाने का पर्पज यही है, आपको रेगुलर बताया जा रहा है कि आप इस ढंग से चैप्टर को तैयार करो जिससे आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन हो वो आपके सारे के सारे राइट हो चैप्टर वाइज। क्वेश्चन होमवर्क के लिए संश्लेषित रबर के 3 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, प्राकृतिक रबर पॉलीआइसोप्रीन का कौन सा समाविवी रूप होता है? प्राकृतिक रबर पॉलीआइसोप्रीन का कौन सा समाविवी रूप होता है? आपको करना है, होमवर्क का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना होमवर्क के लिए, प्राकृतिक रबर का संगठन लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन। जितना आप पढ़ेंगे रेगुलर और जितना क्वेश्चंस निकालेंगे आपकी तैयारी उतनी ही बेटर होगी। अब बेटा अपन कुछ बहुलकों की शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। यहाँ बहुलकों को अब शॉर्ट फॉर्म में शो करते हैं, वो अपन बहुलकों की शॉर्ट फॉर्म लेते हैं आज अपन, जिनको अच्छे से तैयार करना है। PE पॉलीथीन, PP पॉलीप्रोपिलीन, PS पॉलीस्टाइरिन, PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, PIB पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड या वाइनिल क्लोराइड, HBr स्टाइरिन ब्यूटाडाइइन रबर, ABS अभी अपन ने पढ़ा
एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइइन स्टाइरिन रबर। ऐसे LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन। ऐसे PTFE अपन पढ़ चुके हैं टेफ्लॉन के लिए, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन या टेफ्लॉन। ऐसे PLA आगे पढ़ेंगे अपन चैप्टर में, मैं एक साथ ही बता देता हूं, पॉलीलैक्टिक अम्ल। PCL पॉलीकैप्रोलैक्टोन, आगे पढ़ेंगे अपन पॉलीकैप्रोलैक्टोन। एक साथ कलेक्शन आपको दे रहा हूं, जो आपको PDF फाइल में इनके फुल नेम आपको अच्छे से बनेंगे, आपको मिल जाएगा वहां, उसको अच्छे से आप कॉपी के अंदर राइट करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट PHBV बोर्ड में पूछा हुआ, पॉलीहाइड्रोक्सी, P फॉर पॉलीहाइड्रोक्सी, H फॉर हाइड्रोक्सी, P फॉर पॉली, H फॉर हाइड्रोक्सी, B फॉर ब्यूटाइरेट, को हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ऐसे आप एक एक याद कीजिए, P फॉर पॉली, H फॉर हाइड्रोक्सी, को बीटा हाइड्रोक्सी, इतना बड़ा आपको लेना पड़ेगा। B फॉर ब्यूटाइरेट को हाइड्रोक्सी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं सॉरी, P फॉर पॉली, H फॉर हाइड्रोक्सी, B फॉर ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी, और V फॉर वैलेरेट। काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आया हुआ। आगे अपन पढ़ेंगे जैव निम्नलिखित बहुलकों के बारे में, वहां पर इनके बारे में PCL, PLA और PHBV इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, रबर के वर्गीकरण में प्रयुक्त पदार्थ का नाम लिखिए। होमवर्क का क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा बेटा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, नियोप्रीन के एकलक की संरचना व IUPAC नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आया हुआ, नियोप्रीन के एकलक की संरचना व IUPAC नाम लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, प्रोटीन के PDI का मान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन के PDI का मान 1 क्यों होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहाँ फुल फॉर्म होमवर्क के क्वेश्चन आपको दिए गए। इन सभी को सारे बच्चे आप अपने घर पे करेंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज है, नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाया जाएगा ऑनलाइन क्लास में, तो आप उनको देखकर अपने डाउट को दूर करें। देखिए बेटा, कुछ बच्चे रेगुलर नहीं है, वो उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक है, आने वाले समय में उनको दिक्कत होगी। सारे बच्चे वीडियोस देखें, यहाँ तक कि कुछ नए बच्चे भी ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो बेटा आपको रेगुलर जो है ऑनलाइन क्लास को अटेंड करना है और इसका फायदा आपको उठाना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अगला पॉइंट अपन स्टार्ट करते हैं। अब अपन यहाँ औद्योगिक महत्व के कुछ बहुलक लेते हैं, औद्योगिक महत्व के कुछ बहुलक, जिसमें सबसे पहला अपन पढ़ते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन अभी अपन ने पढ़ाई, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, PE। इसके एकलक का नाम देखिए अपन इस वे में अपन पढ़ेंगे, पहले एकलक, फिर बहुलकन की विधि, फिर इसका कोई प्रकार हो, फिर भौतिक गुणधर्म और फिर उपयोग पढ़ेंगे। तो एकलक क्या होगा इसका, एथीन होगा। एथीन की स्ट्रक्चर अपन जानते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर बहुलीकरण की विधि, बहुलकन की विधि। पॉलीथीन का निर्माण सबसे पहले 1933 में, ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, 1933 में इंग्लैंड में हुआ था। बेटा ये थ्योरेटिकल शेप चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना। हाँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट ले रहा हूँ, बिना किसी पॉइंट को छोड़े हुए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ। बस आप तो रेगुलर बने रहिए और जो पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से समझकर और कॉपी में नोट करके रेगुलर तैयार कीजिए। आज का आज, कल का कल, इसी वे में, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेटर रहेगी। तो चलिए, पॉलीथीन का निर्माण सबसे पहले 1933 में इंग्लैंड में हुआ था।
एथीन एकलकों की योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया से पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन है वो दो प्रकार का होता है, एक निम्न घनत्व पॉलीथीन और दूसरा होता है उच्च घनत्व है पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। लो डेंसिटी पॉलीथीन, तो देखिए लो डेंसिटी हो चाहे हाई डेंसिटी हो, दोनों प्रकार के पॉलीथीन में एकलक एथीन ही होना है, बस कंडीशन अलग अलग होंगी। जैसे निम्न घनत्व पॉलीथीन में एकलक एथीन की एन यूनिट 350 से 370 केल्विन टेम्परेचर, 1000 से 2000 एटीएम दाब, पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया करवाते हैं तो इसकी एन यूनिट के बहुलकन से निम्न घनत्व पॉलीथीन का निर्माण होता है। कंडीशन ये है बेटा, इन कंडीशन में एथीन की एन यूनिट बहुलकन की प्रक्रिया के बाद, योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया के बाद लो डेंसिटी पॉलीथीन का निर्माण करती है। ये प्रक्रिया मुक्त मूलक योगात्मक बहुलकन से कंप्लीट होती है। तो इसकी क्रिया विधि क्या होगी बेटा? क्रिया विधि क्या होगी? मुक्त मूलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन पेपर। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया से इन कंडीशन में एथीन निम्न घनत्व पॉलीथीन का निर्माण करती है। इसके बाद इसका गुणधर्म पढ़ते हैं। सबसे पहला गुणधर्म, इसका गलनांक 110 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ऐसे ही ये अक्रिय, कठोर किंतु लचीला व विद्युत का अल्प चालक होता है। कमरे के ताप पर यह किसी विलायक में विलय नहीं होता, किंतु टेम्परेचर को यदि इंक्रीज करें तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोलुइन ऐसे विलायकों में विलय हो जाता है। फिर बेटा इसके यूजेज, उपयोग कौन कौन से? तो उपयोग में पहला, विद्युत के जो चालक तार हैं उनके विद्युत रोधन में निम्न घनत्व पॉलीथीन को काम में लेते हैं। दूसरा यूज, खिलौने, कृषि के लचीले पाइपों के निर्माण आदि में निम्न घनत्व पॉलीथीन को प्रयुक्त करते हैं। तीसरा, कंटेनरों व निष्पीड़ित जो बोतल होती है, कंटेनर और निष्पीड़न बोतल, जो पानी वानी की जो बोतल होती है, उन बोतल के निर्माण में अपन लो डेंसिटी पॉलीथीन को काम में लेते हैं। तो ये तो बेटा आपका सारा हो गया लो डेंसिटी पॉलीथीन। उसके बाद में अपन दूसरा पढ़ते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें देखो बेटा होता क्या है, जो एथीन इकाइयां निश्चित परिस्थितियों में भी अपन पढ़ेंगे। इसका नाम उच्च घनत्व क्यों बताया, उच्च घनत्व पॉलीथीन क्यों रखा, उसको क्लियर कर रहा हूँ। इसमें जो एकलिक इकाइयां हैं वो क्लोज पैक्ड होती हैं, इससे पॉलीथीन का घनत्व उच्च हो जाता है, इसलिए इसको उच्च घनत्व पॉलीथीन कहा जाता है। इसमें भी क्या होगा, वही एथीन यूनिट होगी। एंड एथीन यूनिट विशेष कंडीशन में टेम्परेचर 333 से 343 केल्विन, दाब कम हो गया 6 से 7 वायुमंडलीय दाब होगा, और एक उत्प्रेरक होगा तशीगलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तशीगलर नट्टा उत्प्रेरक। क्या होता है ये? ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन दो का मिश्रण क्या कहलाता है? तशीगलर नट्टा उत्प्रेरक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी प्रेजेंस में, इन कंडीशन में एन यूनिट आपस में बहुलकन से एक ऐसा पॉलीमर बनाती है जिसका घनत्व क्या होता है? उच्च। क्यों? क्योंकि इसमें एकलक इकाइयां क्लोज पैक्ड होती हैं, अतः इसका घनत्व क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। पुनः रिपीट कर दूं, एथीन की एन इकाइयां इन कंडीशन में
तशीगलर नट्टा उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलकन की प्रक्रिया द्वारा उच्च घनत्व पॉलीथीन का निर्माण करती है। तशीगलर नट्टा उत्प्रेरक का संगठन लिखिए, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिख देंगे। ट्राई एथिल एल्यूमिनियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिश्रण तशीगलर नट्टा उत्प्रेरक कहलाता है, जिसका उपयोग उच्च घनत्व पॉलीथीन की बहुलकन की प्रक्रिया में किया जाता है। उच्च घनत्व पॉलीथीन एथीन इकाइयों का रेखीय बहुलक लीनियर पॉलीमर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर पॉलीमर होता है। इसके फिर गुणधर्म बेटा, गुणधर्म में इसका गलनांक पहला पॉइंट 144 से 150 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये लो डेंसिटी पॉलीथीन की अपेक्षा क्या होता है, इसका जो क्रिस्टलीय प्रकृति होती है वो ज़्यादा होती है। अर्थात हाई डेंसिटी पॉलीथीन लो डेंसिटी पॉलीथीन की अपेक्षा अधिक क्रिस्टलीयता दर्शाता है। ऐसे गुणधर्मों में यह रासायनिक रूप से अक्रिय, कठोर व दृढ़ होता है। तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी तनन सामर्थ्य, कठोरता व विलायकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता लो डेंसिटी पॉलीथीन की अपेक्षा उच्च होती है। यदि दोनों में आपको कहीं तुलना करनी पड़ जाए बोर्ड के पेपर के अंदर, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको सोल्व करना हो आपको कि एलडीपी व एचडीपीई में प्रमुख अंतर लिखिए, तो एलडीपीई की क्रिस्टलीय प्रकृति कम होती है जबकि एचडीपीई की क्रिस्टलीयता अधिक होती है। एलडीपीई का जो गलनांक है 110 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एचडीपीई का गलनांक 144 से 150 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट करना चाहें, लो डेंसिटी पॉलीथीन की तनन सामर्थ्य, कठोरता आदि गुण कम होते, अपेक्षाकृत कम होते, जबकि उच्च डेंसिटी पॉलीथीन का तनन सामर्थ्य, कठोरता व विलायकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत उच्च होती है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और फिर उपयोग खिलौने, बाल्टियाँ, कूड़ेदान, बोतल, पाइप, इनके निर्माण में उच्च डेंसिटी पॉलीथीन को काम में लिया जाता है। तो बेटा इसको अच्छे से आप तैयार करेंगे और बहुत अच्छे हार्डवर्क करेंगे। एक बार पुनः आपको कह रहा हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सभी बनना चाहें आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।